हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो से मैं आपको इनकम टैक्सेशन लॉ असेसमेंट ईयर 2019-20 बीकॉम ऑनर्स पास वोकेशनल कंप्यूटर एप्लीकेशन 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है रिबेट एंड रिलीफ ऑफ टैक्स, उसको बताने जा रही हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा जो पर्पस है वो ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे मेरी वीडियोस में कमेंट्स किया कि रिबेट और रिलीफ वाले चैप्टर में लिखने का मैटर बहुत कम है और समझ भी नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स को कि उसको कैसे करें। इसीलिए मैं ये वीडियो आपकी बना रही हूँ। यानी यूनिट फर्स्ट में जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए थे, टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, फिलिंग एंड फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, रिबेट एंड रिलीफ, तो ये चारों ही चैप्टर्स में से 2 चैप्टर्स की वीडियोस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे अब, जो कि है आपकी फिलिंग एंड फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न जो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, और रिबेट एंड रिलीफ जो मैं आज बना रही हूँ। इसके बाद जो बचते हैं 2 चैप्टर्स, टैक्स लायबिलिटी एंड टोटल इनकम, इन दोनों के ही नोट्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आपको अगर नोट्स देखने हैं, सब्जेक्ट्स के नोट्स देखने हैं, तो उसके लिए आपको DAV सेकेंडरी कॉलेज फरीदाबाद एग्रीगेटेड विद A ग्रेड बाय NAC की वेबसाइट www.davccavity.com पर विज़िट करना चाहिए। वहाँ पर ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल में जाना चाहिए। एक्सप्लोर कोर्सेज़ में आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करते हुए अपने नोट्स जो हैं वो ले लेने चाहिए। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग, अगर अभी किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को या लाइक नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, ताकि उनको स्टडी रिलेटेड नोट्स एंड वीडियोस जो हैं वो टाइमली प्रोवाइड हो सकें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जो कि है रिबेट एंड रिलीफ ऑफ टैक्स। यस, फ्रॉम द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन SSE the following rebates and tax relief are deducted to determine the net tax liability. एक इंडिविजुअल कह लो, एक SSE कह लो, अगर उसकी टैक्स लायबिलिटी में कोई भी टैक्स बन रहा है तो उसे कुछ रिबेट, कुछ रिलीफ उसकी नेट टैक्स लायबिलिटी में से मिलती है, जो कि बताती है कि अब उसे फाइनली कितना जो है टैक्स पे करना है। इट मीन्स कि अगर किसी की टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये आई है तो हो सकता है उसे 5,000 की रिबेट, 2,000 की रिलीफ मिल जाए, और अब उसकी जो नेट टैक्स लायबिलिटी बचेगी वो सिर्फ 3,000 ही बचेगी। अब ये रिबेट और रिलीफ किस फॉर्म में मिलती है, कैसे मिलती है, इसी की बात इस चैप्टर में होगी। रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम AOP एंड BOI, सेक्शन 86। ये रिबेट का सेक्शन है 86। रिबेट 2 सेक्शंस में मिलती है, एक 86 और एक 87A। 86 की जो रिबेट मिलती है वो उस इनकम पे मिलती है जो इनकम AOP और BOI के प्रॉफिट में से आई होती है। AOP एंड BOI क्या होते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये दोनों ही जो पर्सन्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैं एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ये एक तरीके का जॉइंट वेंचर क्रिएट करते हैं। कुछ पर्सन्स मिलके एक जॉइंट वेंचर सा करते हैं जिसमें वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मिलते हैं और एक पर्टिकुलर पर्पस रखते हैं। जैसे ही वो पर्पस पूरा होता है वो अपना अपना शेयर प्रॉफिट का बांटते हैं और अलग हो जाते हैं। तो इनकम टैक्स वाले जो हैं वो AOP और BOI से तभी टैक्स ले लेते हैं जैसे ही उनका पर्पस पूरा होता है। वो ये वेट नहीं करते नॉर्मली कि अब ईयर ख़त्म होगा तो ईयर ख़त्म होने के बाद ये लोग हमें टैक्स देंगे। इट मीन्स कि जो शेयर है, हिस्सा है, AOP और BOI से मिल रहा है जो इनकम का, उस पे इनकम टैक्स वाले जो हैं वो टैक्स लेते हैं। लेकिन टैक्स लेते हैं तो उस पर कुछ रिबेट भी देते हैं। इसी की बात ही सेक्शन 86 में कही गई है। देन दूसरा जो रिबेट मिलता है वो मिलता है टैक्स रिबेट ऑफ ₹2500 फॉर अ रेजिडेंट इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 87A। मैंने पहले ही बताया रिबेट 2 सेक्शंस में मिल रही है, एक 86 में जो AOP एंड BOI जो मेंबर्स होते हैं उनको मिलती है, एक 87A में जो सारे इंडिविजुअल्स को मिलती है,
कितनी मिलती है? 2500 मिलती है। कब मिलती है? जब टोटल इनकम 3,50,000 से कम होती है। तो ये सारी ही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसके बाद नेक्स्ट इज़ रिलीफ फ्रॉम इनकम टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी पेड इन एडवांस और इन एरियर्स। रिलीफ ऑफ इनकम टैक्स का जो सेक्शन है वो सेक्शन 89 सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ। अब हम वन बाय वन एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। रिबेट और रिलीफ दोनों ही टॉपिक एक साथ 16 मार्क्स में आ सकते हैं, अलग अलग 16 मार्क्स में आ सकते हैं। अगर रिबेट का टॉपिक आता है तो आपको दोनों रिबेट्स बतानी है, 86 वाली भी 87A वाली भी। 86 वाली रिबेट जो है अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसके स्टार्ट करने से पहले आपको AOP और BOI के बारे में जानना होगा, तभी आप रिबेट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैं अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रही हूँ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ AOP एंड BOI। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एक स्मॉल जॉइंट वेंचर टाइप होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए पर्सन्स मिलते हैं, प्रॉफिट गेन करते हैं, प्रॉफिट बांटते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इनकम टैक्स ने जो इसके लिए इसकी असेसमेंट बनाई है, गौर से एक बात मेरी सुनिए, ये जो मैं अब बात आपको बता रही हूँ ये बात आपकी दो जगह काम आ रही है। एक तो फर्स्ट यूनिट में काम आ रही है ये रिबेट एंड रिलीफ वाले चैप्टर में, एक सेकेंड यूनिट में एक छोटा सा चैप्टर है आपका असेसमेंट ऑफ AOP एंड BOI, जिसपे 2 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। वहाँ भी ये चीज़ जो है आपके काम आ रही है। तो हम अब जो इस स्लाइड में पढ़ रहे हैं बेसिकली वो पढ़ रहे हैं असेसमेंट ऑफ AOP एंड BOI, दैट इज टैक्स लाइबिलिटी ऑफ AOP एंड BOI। AOP और BOI की जो टैक्स लाइबिलिटी होती है उसके लिए आप दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि AOP एंड BOI ने जब डीड अपनी करी तो उन्होंने पार्टनर्स के शेयर्स को नोन रखा या फिर अननोन रखा। इट मीन्स पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो क्या है, मतलब गिवन है नहीं है, पता है नहीं है। अगर वो शेयर ऑफ प्रॉफिट अननोन है तो AOP और BOI इनकम टैक्स में मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स देंगे, दैट इज़ 30%। और अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स पार्टनर्स का नोन है, पता है, मेंशन करा हुआ है, तो फिर चेक किया जाता है कि क्या AOP और BOI के जो मेंबर्स हैं वो इंडिविजुअली लाइबल है टैक्स पे करने के या फिर वो इंडिविजुअली लाइबल नहीं है टैक्स पे करने के। फॉर एग्जांपल AOP एंड BOI में 3 मेंबर्स हैं, X, Y एंड Z। X, Y एंड Z तीनों के तीनों जो इंडिविजुअली जो है उनकी बहुत अच्छी इनकम है, अपनी पर्सनल इनकम उनकी बहुत अच्छी है, बहुत लैक्स में है और बहुत अच्छा वो टैक्स भी पे करते हैं, तो वो फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे, दैट इज़ इफ़ मेंबर्स आर लाइबल टू पे टैक्स। अगर X, Y एंड Z ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनकी पर्सनल इनकम बहुत कम है या फिर नहीं है, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे इफ़ मेंबर्स आर नॉट लाइबल टू पे टैक्स। अब अगर मेंबर्स लाइबल है टैक्स पे करने के, इसका मतलब AOP जिन्होंने बनाई है वो खुद बहुत समृद्ध है, बहुत अच्छे अर्नर्स हैं, तो उस केस में AOP एंड BOI जो टैक्स पे करेगी वो 30% टैक्स पे करेगी। लेकिन अगर ऐसे मेंबर्स ने AOP एंड BOI बनाई है जो कि अभी बिगनर्स हैं, जो स्ट्रगलर्स हैं, जिन्होंने अभी ज़्यादा अर्न कुछ किया नहीं है लाइफ में, तो उनके लिए जो AOP और BOI का टैक्स रेट होगा वो नॉर्मल रेट्स होगा। यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि AOP एंड BOI is liable to pay tax at normal rates if members are not liable to pay tax। अब ये नॉर्मल रेट्स क्या है? नॉर्मल रेट्स है आपके स्लैब रेट, फर्स्ट 2,50,000 नील, नेक्स्ट 2,50,000 5%। ये जो आपका स्लैब रेट है, ये स्लैब रेट पे जो है वो टैक्स पे करेंगे। क्लियर हो गया आपको? तो इस वाली स्लाइड से आपको ये पता चला कि टैक्स लाइबिलिटी ऑफ AO एंड BOI जो है वो कैसे डिसाइड होती है। इसके बाद हमने है ये भी AOP एंड BOI से रिलेटेड है, शेयर ऑफ मेंबर ऑफ AOP एंड BOI। आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट में जब टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी पढ़ी होगी तो उसमें आपने ये चीज़ पढ़ी थी, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि शेयर मीन्स हिस्सा अगर आपको कहीं से भी मिले, ठीक है, आपके HUF में से हिस्सा मिल रहा है, आपको फर्म में से हिस्सा मिल रहा है, शेयर फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ फ्रॉम फर्म, शेयर ऑफ HUF, शेयर ऑफ म्यूचुअल फंड, तो इनको हमने एग्जम्प्ट किया था अंडर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। क्योंकि हिस्से पे टैक्स कैसे ले सकते हैं? आप किसी फर्म में जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं,
तो प्रॉफिट में से आपने इनकम टैक्स पे कर दिया, इनकम टैक्स पे करने के बाद जो बचा कुचा प्रॉफिट है वो आपस में बांट रहे हैं, तो दोबारा उसमें फिर हम टैक्स कैसे लें? तो डबल टैक्सेशन नहीं हो सकता। लेकिन जो शेयर होता है एओपी और बीओआई का, वो किसी किसी केस में टैक्सेबल हो जाता है और तभी रिबेट की बात जो है वो सामने आती है। तो यही चीज़ हमें देखनी है। शेयर ऑफ मेंबर ऑफ एओपी एंड बीओआई कहता है कि अगर इफ़ एओपी एंड बीओआई इज़ लाइबल टू पे टैक्स एट मैक्सिमम रेट, याद करिए एओपी एंड बीओआई मैक्सिमम रेट पे 2 केसेस में टैक्स दे रहे थे, जब या तो शेयर अननोन था या फिर शेयर नोन था, लेकिन शेयर नोन था लेकिन मेंबर्स जो है वो लाइबल थे टैक्स पे करने के, तो वो 30% की रेट से टैक्स दे रहे थे। इस केस में इफ़ एओपी एंड बीओआई इज़ लाइबल टू पे टैक्स एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट, शेयर ऑफ मेंबर इज़ एग्जम्प्ट। शेयर का मेंबर का जो शेयर होगा वो एग्जम्प्ट होगा। देन नेक्स्ट इज इफ एओपी एंड बीओआई इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब इनकम 2.5 लाख से कम हो और एओपी एंड बीओआई टैक्स नहीं पे कर रही है, तो उस केस में जो शेयर ऑफ मेंबर है वो टैक्सेबल होगा और उस पर कोई भी रिबेट नहीं दी जाएगी। तो एओपी एंड बीओआई जो है वो लाइबल टू पे टैक्स तभी होगी जब, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, इफ एओपी एंड बीओआई इज लाइबल टू पे टैक्स एट नॉर्मल रेट्स। नॉर्मल रेट्स पे एओपी एंड बीओआई कब टैक्स पे करती है? ये हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, जब शेयर ऑफ मेंबर्स नोन होता है और मेंबर्स जो हैं वो इंडिविजुअली लाइबल नहीं होते टैक्स पे करने के। उस केस में एओपी एंड बीओआई नॉर्मल रेट्स पे टैक्स देती है। अगर एओपी एंड बीओआई नॉर्मल रेट पे टैक्स दे रही है तो उस केस में शेयर ऑफ मेंबर इज टैक्सेबल एंड रिबेट अंडर 86 इज गिवन। ये पॉइंट है आपका रिबेट का, रिबेट अंडर 86 इज गिवन एंड शेयर ऑफ मेंबर इज टैक्सेबल। इट मीन्स कि क्योंकि एओपी और बीओआई कुछ टैक्स पे करके आ चुकी है नॉर्मल रेट से, तो फिर उनके मेंबर्स के शेयर को हम टैक्सेबल तो कर रहे हैं, तो जब वो ऑलरेडी टैक्स पे करके आ चुकी है फिर दोबारा से उसके मेंबर्स के शेयर्स को अगर हम टैक्सेबल कर रहे हैं तो ये डबल टैक्सेशन ही हो जाता है, इसीलिए रिबेट देना ज़रूरी हो जाता है। अब हम रिबेट ऑफ टैक्स का मीनिंग देखते हैं अंडर सेक्शन 86। इफ़ एन एसएससी इज़ अ मेंबर ऑफ एओपी और बीओआई and the SSC gets share in the profit of such AOP and BOI। अगर SSC किसी AOP या BOI का मेंबर है और उसे उस मेंबरशिप से वहाँ से AOP और BOI से प्रॉफिट मिलता है which is included in his taxable income, जो कि उसकी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड कर ली गई है, यानी शेयर को उसके टैक्सेबल कर लिया गया है, then he shall be entitled to rebate of income tax इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शेयर। तब उसे रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 86 उस शेयर के रिगार्डिंग। तो ये लाइन से आपको इसका मीनिंग समझ आ रहा है। इसके बाद इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इज इक्वल टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एन एओपी एंड बीआई मल्टीप्लाई बाय एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। एंड एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कैसे निकलता है? टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एन एसएससी डिवाइडेड बाय टोटल इनकम ऑफ द एसएससी मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो भी आपका फॉर्मूला टाइप है ये आपको कब समझ आएगा? जब आप इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे। और क्योंकि लिखने के लिए मैटर कम है, एग्ज़ाम में आपका अगर ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप रिबेट एंड रिलीफ में अगर इतना ही लिख के आते हैं तो वो सफिशिएंट नहीं हो पाता है। और वैसे भी हमें पूरा रिबेट को समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन की ज़रूरत होती ही है, तो आपको भी एग्ज़ाम में इलस्ट्रेशन ज़रूर डालनी चाहिए। मैं जो इलस्ट्रेशन आपके सामने ले रही हूँ यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन आपकी बुक की ही इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, जो हर स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझनी है। मैं इस आगे की स्लाइड्स में आपको इलस्ट्रेशन समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। आप जो है वो इलस्ट्रेशन मेरे साथ देखिए। A, B and C आर द मेंबर ऑफ AOP। A, B, C 3 मेंबर्स हैं। वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 1:3 की रेशो में।
याद करिए जब मैंने AOP एंड BOI की टैक्स लाइबिलिटी पढ़ाई थी, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट नोन हो तो फिर हम देखते हैं कि पार्टनर्स लाइबल है टैक्स पे करने के या लाइबल नहीं है टैक्स पे करने के। तो इसमें देखिए पार्टनर ABC की जो इनकम दे रखी है वो दे रखी है 45,000, 90,000, 1,35,000। इट मीन्स कि तीनों इंडिविजुअली लाइबल नहीं है टैक्स पे करने के। और जब पार्टनर्स लाइबल नहीं होते टैक्स पे करने के, उस केस में AOP और BOI नॉर्मल रेट से टैक्स देती है। क्लियर? तो अब हमें बस इसमें मेनली क्या याद रखना है, मेनली याद रखना है कि 6 लाख रुपए AOP की इनकम थी, ठीक है। 6 लाख रुपए को 1:3 की रेशो में बांटते थे और इंडिविजुअली वो लोग जो है वो जो अर्न कर रहे हैं 45, 90 और 135, वो आपकी टैक्सेबल लिमिट से कम है। देन नेक्स्ट इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन की बात करें अगर, तो सबसे पहले देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ AOP फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। पर्सनल इनकम की बात करें तो पर्सनल इनकम जो है वो 45,000, 90,000, 1,35,000, ये 3 पर्सनल इनकम हो गई ABC की। 45,000 A की, 90,000 B की, C की 1,35,000। अब क्योंकि AOP जो है वो नॉर्मल रेट से टैक्स दे रही है तो शेयर जो है वो टैक्सेबल होगा। शेयर को टैक्सेबल करने के लिए आप ऐड कर दो शेयर इन AOP। 6 लाख रुपए को 1:3 की रेशो में बांट दिया, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो है वो आपकी इनकम आ गई। इसके बाद दोनों को अगर प्लस कर देते हैं तो हमारे पास टोटल इनकम A की आ गई 1,45,000, B की आ गई 2,90,000, C की आ गई 4,35,000। ये तीनों ही इनकम आपकी ABC की जो है टोटल इनकम आपके पास आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा इस पे टैक्स निकालना। टैक्स निकालने के लिए आपको आना चाहिए स्लैब रेट। सबसे पहले टैक्स हम कहते हैं कि टैक्स का रेट क्या है, पहले 2.5 लाख पे निल। इस रूल को देखते हुए A तो वैसे ही निल हो गया क्योंकि वो पूरे साल में कमा ही 2.5 लाख से कम रहा है, उसकी टोटल इनकम 1,45,000 आ रही है। इट मीन्स A का कोई टैक्स नहीं बना। B पे आते हैं। B की टोटल इनकम है 2,90,000, तो पहले 2.5 लाख पे निल, तो बचे कितने 40,000। 40,000 का आपने 5% किया तो वो 2,000 रुपीज़ उसका टैक्स आ गया। ऐसे ही C पे निकाल लेंगे। C में पहले 2.5 लाख पे निल और फिर जितना बैलेंस बचा उसका आपने जब 5% किया तो 9,250 जो है आपके पास टैक्स आ गया। इसके बाद रिबेट अंडर सेक्शन 87A, अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर कि अगर इनकम 3.5 लाख से कम हो तो 2,500 रुपये की रिबेट मिलती है। अगर हम बात करें B और C में से, तो जो B है उसकी टोटल इनकम 290 है और C की टोटल इनकम 4,35,000 है। तो इसका मतलब B की टोटल इनकम 3.5 लाख रुपये से कम है। इसका मतलब उसे रिबेट मिलनी चाहिए अंडर सेक्शन 87A। 2,500 की मिलनी चाहिए लेकिन मिलेगी 2,000 की। क्यों? क्योंकि उसका टैक्स ही 2,000 बन रहा है। आप जितना टैक्स बन रहा है उससे ज़्यादा की रिबेट कैसे दे सकते हैं? तो 2,000 रुपये जो है माइनस कर देंगे। इसका मतलब B भी जो है वो निल हो जाएगा। A तो पहले से ही निल था, B अब निल हो जाएगा। अब आ जाते हैं C पे। C को रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि इनकम 3.5 लाख से ऊपर थी उसकी, 4,35,000 है उसकी टोटल इनकम, तो उसको तो रिबेट नहीं मिलेगी। अब C को रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 86। क्यों मिलेगी उसे रिबेट? क्योंकि देखिए शेयर जो उसका 3 लाख रुपए शेयर जुड़ने से ही उसकी टोटल इनकम 4,35,000 हुई। उससे पहले तो उसकी इनकम टैक्स ब्रैकेट में ही नहीं आ रही थी। तो क्योंकि शेयर को टैक्सेबल किया उस वजह से उसका टैक्स बना। अब उस पर जो टैक्स बन रहा है वो टैक्स पे उसको कुछ ना कुछ रिबेट मिलनी चाहिए अंडर सेक्शन 86। तो वो कैसे मिलेगी उसका नीचे हम देखेंगे अब फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है कि टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन एसएससी कितनी है। तो एसएससी की टैक्स लायबिलिटी है 9,250। फिर उसको डिवाइड कर दो उसकी टोटल इनकम कितनी थी 4,35,000 और उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 लाख से जो उसका शेयर था, तो आपके पास आ जाएगी रिबेट। ये जो फॉर्मूला है याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझिए। इसको कैसे समझना है कि 4,35,000 पे जो टैक्स बना वो 9,250 बना।
4,35,000 पे टैक्स बना 9,250। तो जो 3 लाख रुपए उसके शेयर था, एओपी का जो शेयर था, उस पर कितना टैक्स बनेगा, दैट इज़ 6,379। तो इतना उसे रिबेट जो है वो मिल जाएगी। क्लियर। तो 9,250 जो उसका टैक्स बना था, उसमें से रिबेट माइनस कर दी 6,379, तो आपके पास 2,871 उसका टैक्स आया, जिसमें 4% एजुकेशन सेस और जोड़ा 115, तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई 2,986। क्योंकि इसे 10 रुपीज़ के मल्टीपल पे राउंड ऑफ करते हैं तो आंसर आया 2,990। तो एक ये छोटी सी इलस्ट्रेशन हर स्टूडेंट को रिबेट के क्वेश्चन में डालनी चाहिए। मुझे नहीं लगता इस इलस्ट्रेशन को निकालना डिफ़िकल्ट है या इसको समझना डिफ़िकल्ट है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली ये इलस्ट्रेशन डाल सकते हैं, और अगर आप एग्ज़ाम में ये इलस्ट्रेशन डाल के आते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टैक्स रिबेट ऑफ 2,500 फॉर अ रेजिडेंट इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 87A। ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि 87A में 2,500 रुपये की रिबेट मिलती है, और वो कब मिलती है, जब टोटल इनकम जो है वो 3.5 लाख से कम होती है। क्लियर। और एजुकेशन सेस लगाने से पहले मिलती है। कितनी मिलती है, नीचे लिखा हुआ है 100% ऑफ द इनकम टैक्स, और 2,500 विच एवर इज़ लेस। जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि उसका इनकम टैक्स 2,000 आ रहा था, तो हमने 2,000 रिबेट दी, ना कि 2,500। विच एवर इज़ लेस, जितना टैक्स होगा उतना, या फिर 2,500, दोनों में से जो कम होगा उसकी रिबेट मिलती है। तो रिबेट का टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रिलीफ ऑफ टैक्स। रिलीफ ऑफ टैक्स में आपको रिलीफ के बारे में थोड़ा सा बताएं। रिलीफ ऑफ टैक्स का मतलब रहता है यहाँ पर कि अगर एक किसी इंडिविजुअल ने पिछले कुछ सालों का टैक्स अब इस साल वो पे कर रहा है, या हायर रेट से पे कर रहा है, या आने वाले सालों का टैक्स वो आप पे कर रहा है, तो उसे कुछ रिलीफ मिलती है। इसके जो अमाउंट्स हैं वो किस पे रिलीफ मिलती है, जैसे लिखा हुआ है एरियर्स ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, सैलरी फॉर मोर देन 12 मंथ्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। बेसिकली रिलीफ ऑफ टैक्स एक सैलरीड एम्प्लॉयज़ को ही मिलती है। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल समझा रही हूँ एरियर्स ऑफ सैलरी का। मान लीजिए किसी जैसे 7th पे कमीशन आया, तो 7th पे कमीशन जो बोला गया, जो लोगों ने बोला कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, महंगाई बहुत बढ़ गई है, 7th पे कमीशन लाओ, तो उस केस में 7 गुना सैलरी बढ़नी है। 7 गुना सैलरी बढ़नी है, ये बात बिल पास किया गया, ठीक है। वो पास हुआ, वो जब बिल रखा गया था वो मान लीजिए रखा गया 2012 में, लेकिन जो बिल पास हुआ वो पास हुआ 2020 में। तो उस केस में इतने सालों का जो गैप रहा, ठीक है, मतलब ये बोला गया कि 2000, और जब 2020 में पास हुआ वो बिल कि अब 7 पे कमीशन अप्लाई होगा विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 2012, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2012 से लेकर 20 तक की, ठीक है, 8 सालों की सैलरी, एरियर्स ऑफ सैलरी उस आदमी के अकाउंट में अब आ जाएगी। अगर ऐसा होता है कि एरियर्स ऑफ सैलरी अब आ जाए आपके अकाउंट में उस ईयर में, जिस ईयर में अब आप टैक्स भरेंगे, तो आपको उस पर भी टैक्स जो है वो भरना पड़ता है। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है कि किस रेट पे टैक्स भरें, क्योंकि वो आज के साल की तो इनकम है नहीं, वो 2020 की इनकम तो है नहीं, वो तो 2012 के बाद 13, 14, 15, 16 सारे सालों की इनकम है। तो हम किस रेट पे उस पर टैक्स भरें, यही क्वेश्चन अराइज होता है। तो इनकम टैक्स ने कहा है कि आप रिलीफ ऑफ टैक्स में दोनों रेट से आप टैक्स निकाल के देख लीजिए, जहां एसएससी को बेनिफिट हो रहा है वही रेट से उसे टैक्स देना चाहिए, और अगर उसे कोई लॉस हो रहा है तो उसे रिलीफ ऑफ टैक्स मिल जाना चाहिए। तो पॉइंट को अगेन समझने के लिए आपको एक इलस्ट्रेशन देखनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले लिखा हुआ है स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रिलीफ। ये जो स्टेप्स हैं ये किसी भी स्टूडेंट को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये बिल्कुल लर्न नहीं करने हैं, आपको इसकी इलस्ट्रेशन समझनी है। जो स्टूडेंट इलस्ट्रेशन कर लेगा तो वो स्टेप्स अपने आप ही बना लेगा कि पहले स्टेप में उसने क्या किया था, दूसरे में क्या किया, तीसरे में क्या किया, चौथे में क्या किया। तो बेसिकली इसे समझनी है इसकी इलस्ट्रेशन अगेन आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 2 है बुक की, जो रिलीफ ऑफ टैक्स की है।
तो उसको देखते हुए आप इलस्ट्रेशन को समझिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द रिलीफ अंडर सेक्शन 89। कहता है एक आदमी की टोटल इनकम है 5,85,000 और 3 लाख। ठीक है, 5,85,000 कब है उसकी टोटल इनकम? 1920 असेसमेंट ईयर में। 3 लाख उसकी टोटल इनकम है 18-19 असेसमेंट ईयर में, यानी 2 ईयर्स की उसकी टोटल इनकम दे रखी है। कहता है जो 5,85,000 1920 असेसमेंट ईयर की है, उस ईयर में 40,000 रुपये 18-19 के जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसे एरियर मिला। उसे 18-19 की सैलरी का एरियर 19-20 में मिला। क्यों मिला 19-20 में? अभी बात किया था एरियर्स ऑफ सैलरी, कोई भी रीज़न रह गया होगा। तो एरियर ऑफ सैलरी उसे अब 40,000 जब इसमें मिले 19-20 में, तो टैक्सेबल भी 19-20 में होंगे। अब उस केस में उसका रिलीफ कैसे बनता है, क्या बनता है, उसके लिए बात करते हैं। अब यहाँ इस बात करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों सालों के रेट्स में क्या डिफरेंस था। तो असेसमेंट ईयर 1920 के रेट्स गिवन है, असेसमेंट ईयर 18-19 के रेट्स गिवन है। आप दोनों के रेट्स देखिए बिल्कुल सेम है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक डिफरेंस है एजुकेशन सेस एंड हायर एजुकेशन सेस में, जो कि हेल्थ सेस की वजह से 2019-20 में 4% हो गया है, लेकिन पहले 18-19 में वो 3% ही था। ठीक है, तो इसकी वजह से कुछ टैक्स में चेंज आ सकता है और अमाउंट में चेंज आ सकता है, तो हम उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन आपने देख लिया है कि एक आदमी ने 18-19 में 3 लाख रुपए अर्न किए, 19-20 में 5,85,000 अर्न किए, लेकिन 19-20 में 40,000 ऐसे हैं जो कि 18-19 के हैं, तो अब उसे कितनी रिलीफ मिलनी चाहिए ये हम देखेंगे। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए अपने लेफ्ट हैंड साइड पे कंप्यूटेशन ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 89 असेसमेंट ईयर 2019-20। ये 2 पार्ट्स अलग अलग करने हैं आपने, मैंने एक ही स्लाइड्स में लिख दिए हैं, पर आप एग्जाम में अलग अलग ही जो है उसको करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ रिलीफ असेसमेंट ईयर 1920 की बात करें तो सबसे पहले टैक्स निकालते हैं 5,85,000 पे। 5,85,000 पे टैक्स निकालने के लिए स्लैब रेट लगाए। स्लैब रेट में सबसे पहले लिखें फर्स्ट 2,50,000 नील, देन 2,50,000 का 5% 12,500 एंड देन 85,000 का 20%। जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 29,500। 29,500 जो है वो आपका टैक्स आ जाएगा, जिसमें आप 4% एजुकेशन सेस जोड़ देंगे। ठीक है, अब टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूडिंग एरियर आपके पास आ गई 3680। इसका मतलब 30,680 उसको टैक्स पे करना है, जिसमें 40,000 ऑलरेडी जुड़े हुए हैं पिछले साल के। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें 40,000 हटा के टैक्स निकालना है। अब हम 5,85,000 में से 40,000 हटा के जब टैक्स निकालेंगे तो टैक्स आएगा 21,500। उसमें एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे 860। अब ये जो टैक्स आया है ये आया है टैक्स लाइबिलिटी एक्सक्लूडिंग एरियर्स, मतलब अब इसमें एरियर्स इंक्लूड नहीं है, 40,000 इंक्लूड नहीं है, तो टैक्स आया 22,360। अब आपको यहाँ दिख रहा है बेटा कि जब उसने 40,000 जोड़ के टैक्स लिया तो ऑब्वियसली उसका टैक्स ज़्यादा आया 30,680, और जब उसने 40,000 बिना जोड़े टैक्स लिया तो टैक्स उसका कम आया 22,360। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ए और बी का जो डिफरेंस होगा वही उसका एरियर का टैक्स होगा। तो टैक्स ऑन एरियर्स निकल के आ गया 8320। इट मीन्स कि 8320 उसने एरियर्स पे टैक्स दिया है, उस 40,000 बढ़ने की वजह से उसका टैक्स लगा है। क्लियर। अब आ जाओ 18-19 में। 18-19 में पहले हम टैक्स निकालेंगे 3,40,000 पे इंक्लूडिंग एरियर्स, मतलब इसमें हम 40,000 जोड़ लेते हैं जो कि 19-20 में चले गए थे गलती से। तो 40,000 अगर जोड़ते हैं तो 3,40,000 जो है 3.5 लाख से कम है, इसका मतलब इसको 2,500 की वो भी मिलनी चाहिए रिबेट 87A की। तो 3,40,000 पे जब आप टैक्स निकालेंगे, पहले 2.5 लाख पे नील और बैलेंस का 5%, तो 4,500 आएगा। 4,500 में से जब 2,500 माइनस करोगे 87A के तो 2,000 उसका टैक्स आ गया। ठीक है, इसके बाद इसमें 3% एजुकेशन सेस जोड़ा तो 2,060 आ गया। क्लियर। तो ये जो 2,060 आया ये इंक्लूडिंग एरियर्स करके आपका टैक्स आया था। अब एक्सक्लूडिंग एरियर्स देखें तो 3 लाख पे टैक्स निकालेंगे तो 2.5 लाख का नील, और फिर
बैलेंस का 50,000 का आपने 5% किया 2500, तो 2500 में से 2500 गए तो 0। इट मीन्स कि अगर हम एरियर्स को हटा दें तो कोई भी उसका टैक्स नहीं बन रहा था। अब इसका D माइनस ई यानी टैक्स ऑन एरियर्स, इसमें कितना बन रहा था 2060। यहाँ देखिए टैक्स ऑन एरियर्स बन रहा था आपका 8320 और वहाँ पर टैक्स ऑन एरियर बन रहा है 2060। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, मतलब हम 1920 के टैक्स एरियर्स में से अगर 1819 का टैक्स ऑन एरियर्स माइनस कर दें तो उसको रिलीफ मिलनी चाहिए 6260 रुपये की, क्योंकि अगर वो 18-19 में टैक्स पे करता तो 2060 रुपये टैक्स पे करता 40,000 पे, लेकिन जब वो 19-20 में टैक्स पे कर रहा है तो उसको 8320 टैक्स पे करना पड़ रहा है 40,000 पे। तो अब उसको रिलीफ कितनी मिलनी चाहिए, दोनों को हम माइनस कर देंगे तो रिलीफ उसे मिलेगी 6260। क्लियर हो गया? इसका मतलब स्टूडेंट्स अब आपने ये देखना है कि उसे टैक्स पे कितना करना है। क्लियर? तो ये बहुत ध्यान से सोचिए कि फाइनली अब वो 1920 में जब टैक्स पे करेगा तो वो कितना पे करेगा, तो वो इतना पे करेगा। टैक्स वो पे करेगा कितना, A माइनस जी। ए था आपका इंक्लूडिंग जो आपने निकाला था 40,000 इंक्लूड करके जो आपने निकाला था, उसमें से जब हम जी माइनस कर देंगे जो हमारा टैक्स बना था एरियाज का 6260 जो डिफरेंस था हमारा, तो आपका रिलीफ जो आई थी तो आपका 24420। ठीक है, या फिर इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि जितना उसका एक्सक्लूडिंग एरियर्स बना उसमें आप अगर उस साल का 18-19 का आप ऐड कर दो 2060 तो वो भी इस तरीके से, यानी टोटल टैक्स जो वो पे करेगा 24,420। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट था आपका रिबेट एंड रिलीफ, और बिना इलस्ट्रेशंस के से करके आना थोड़ा सा रिस्की रहता है एग्ज़ाम में, क्योंकि मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मार्क्स यहाँ पर नहीं मिलते। तो मेरे हिसाब से आप सबको इसकी अच्छी से इलस्ट्रेशंस करनी चाहिए, समझनी चाहिए। कोई डाउट्स कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट्स करेंगे, तो मैं आप बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स क्लियर करूँ। तो इसी होप के साथ नेक्स्ट टॉपिक जो मेरे वीडियो का रहेगा वो रहेगा असेसमेंट ऑफ फर्म। वो टॉपिक कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट सेकंड का। यूनिट सेकंड की अभी तक मैंने कोई भी वीडियो नहीं दी है, तो प्लीज़ आप लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है करने से पहले अब तक की जितनी वीडियोस हैं, जितने टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे से कर लीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं तो आप उसे बहुत अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।